तो आज का जो हमारा विषय है वीडियो का वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में जिसकी वजह से एक कपल को डर लगता है आईवीएफ ट्रीटमेंट करने में। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो गलत फहमी लोगों को है वो है कि उनको लगता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद जो बच्चा बनेगा वो एबनॉर्मल होगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लगता है उनको। वो इसके वजह से लगता है कि अक्सर हमने एक आईवीएफ को एक नाम है देखिए जिसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। तो लोगों को एक्चुअली लगता है कि हम लैब में बच्चा बनाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। देखिए आईवीएफ मतलब क्या होता है, तो आपके स्पर्म और एग को फ्यूज करके हम आईवीएफ लैब में वो सभी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिनमें कुदरत ही वो सेल्स को ग्रो कर पाए। डॉक्टर या एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस सेल को ग्रो नहीं कर पाते, उससे बच्चा नहीं बना पाते, वहां पे भी कुदरत का ही करिश्मा होता है। हम केवल वैसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, और उसके बाद जब वो सेल बहुत अच्छे से तैयार हो जाए ना, तो हम वापस यूट्रस में स्त्री के गर्भ में छोड़ देते हैं। क्यों? अगर पूरा बच्चा बाहर ही बन जाता था तो फिर इस शरीर में डालने का जरूरत क्या था। तो ये जो गलत फहमी है लोगों की कि आईवीएफ से अबनॉर्मल बच्चा बनता है, मुझे लगता है ये बहुत गलत धारणा है। आईवीएफ से बनने वाला बच्चा उतना ही नॉर्मल है जितना कोई कपल नेचुरली पैदा करे उतना। इसका मैं आपको बहुत सरल सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। आईवीएफ से पैदा हुई जो पहली बच्ची थी ना, अभी लगभग 40 साल पहले, उसका नाम है लुई ब्राउन। वो इंग्लैंड में पैदा हुई। आज वो लड़की बड़ी होके उसको खुद को नेचुरली प्रेगनेंसी में रह गई और उसको अभी खुद की बच्ची है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमने कुछ कुदरत के खिलाफ जाके अगर कुछ अबनॉर्मल इंसान बनाया होता तो क्या वो प्रेग्नेंट हो पाता, वो भी नेचुरली? तो आईवीएफ में कोई अबनॉर्मल बच्चा नहीं बनता। ये बहुत गलत धारणा है और ऐसा मत सोचिए। अक्सर दूसरी जो मैं बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन आईवीएफ के बारे में सोचता हूँ वो ये है कि आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट 100% है, एक बार में ही बच्चा हो जाएगा। ये एक दूसरा और बहुत गलत सोच है। ये आईवीएफ का सक्सेस रेट 30 से 40% है। कुछ कपल्स को एक साइकिल में और कुछ कपल्स को 2 या 3 साइकिल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली ये ट्रीटमेंट लोगे तो मेरा मानना है कि लगभग सभी पेशेंट्स जो आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने क्लिनिक आते हैं उनको बच्चा मिल जाता है। केवल ये जिद नहीं रखनी चाहिए कि सबको एक ही साइकिल में बच्चा रहना चाहिए। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो अवेलेबल साइंस में नहीं है। इस चीज़ को समय लगेगा, और अगर आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो बिना किसी प्रेशर या दबाव के आप आईवीएफ ट्रीटमेंट कर पाओगे। अक्सर तीसरा और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन पेशेंट्स को होता है वो होता है कि बेड रेस्ट। ये बेड रेस्ट एक बहुत पॉपुलर चीज़ है हमारे कंट्री में। प्रेग्नेंट हो गया बेड रेस्ट करो, बीमार पड़ गया बेड रेस्ट करो, आईवीएफ हो गया तो भी बेड रेस्ट करो। आईवीएफ के बाद कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ लोग जॉब तक छोड़ देते हैं अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया है कि नहीं, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद 9 महीना लेटे ही रहना पड़ता है। अरे भाई, जब आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो रहे हो या फिर आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो रहे हो, प्रेगनेंसी तो एक ही है। उसके बाद ऐसा कोई रूल नहीं है जो जिससे बेड रेस्ट की आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि पहले के ज़माने में डॉक्टर्स ही बहुत बार बेड रेस्ट एडवाइस किया करते थे, लेकिन अभी साइंस जहाँ तक जा चुका है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद नहीं है। एक दिन की बेड रेस्ट भी नहीं है ज़रूर। आपका जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा उस दिन शाम को या नेक्स्ट डे आप आपका नॉर्मल रूटीन काम शुरुआत कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बेड रेस्ट के बारे में मत सोचिए। अक्सर ये चौथा और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों को डर ये होता है कि डॉक्टर,
मेरे उस फ्रेंड ने आईवीएफ कराया और उसका नहीं हुआ, तो अभी मेरा चांस क्या है? तो देखिए, आईवीएफ सक्सेस का जो आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस है, इसके बारे में एक्चुअली मैंने बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया है। आईवीएफ सक्सेस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस हर पेशेंट्स के अलग है। और ये जो अलग अलग सक्सेस रेट है, ये अलग अलग कारणों की वजह से है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, या फिर उल्टा मेरे फ्रेंड का हुआ तो मेरा तो पक्का ही होगा। ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, और एक बहुत कॉमन धारणा लोगों में होती है, वो है कि डॉक्टर, मेरी क्या बीवी का वजन ना बहुत ही कम है, वो बहुत वीक है, तो क्या वो बच्चा कैरी कर पाएगी? देखिए, आपके वजन का और आईवीएफ सक्सेस का संबंध तब है जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो। अगर आप नॉर्मल या लेस देन नॉर्मल वेट हो तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा दुबले हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा आपका वज़न कम है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी अगर मोटा नहीं है तो उसका सक्सेस रेट कम है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर वज़न ज़्यादा है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट कम हो जाता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसके बारे में अक्सर हमारे देश में लोगों को ये डर लगता है कि क्या डॉक्टर, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान क्या मेरा स्पर्म और हमारे अंडे ही यूज़ होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि लैब में किसी दूसरे का ही यूज़ होगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी एआरटी बिल, हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि ये सब करने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और उसके ऊपर अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें हम लैब में ये इंश्योर तक कर सकते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आईवीएफ लैब में, तो कोई दूसरे का गैमेट करीब भी नहीं आ पाएगा। जब हम आपके स्पर्म और अंडे आईवीएफ ट्रीटमेंट में लैब में उसके ऊपर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस वक्त अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम विटनेस सिस्टम कहते हैं, ऐसी आई है जो ये इंश्योर करती है कि किसी दूसरे का सीमेन सैंपल या दूसरे का एग वो टेबल पे करीब पास भी ना पाए। अगर वो पास आता है तो अलार्म बजने लगते हैं। तो किसी दूसरे का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। वो डोनर प्रोग्राम्स अलग है जिसके बारे में आपको आपके डॉक्टर्स अलग से जानकारी देंगे। तो ऐसे किसी का इसका उठा के इसको बिल्कुल यूज़ नहीं होता। एक बहुत नेक्स्ट और मैं कॉमन धारणा लोगों के मन में देखता हूँ, वो ये है कि डॉक्टर साहब, क्या आईवीएफ बहुत पेनफुल चीज़ है? ये ज़रूर है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस लगते हैं, ये ज़रूर है कि कई दिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आईवीएफ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आईवीएफ के बहुत सारे इंजेक्शंस तो स्किन के नीचे दिए जाते हैं, चमड़ी के नीचे दिए जाते हैं, तो इसके वजह से जो पेन है वो बहुत कम होता है। तो इस पेन को मत डरिए। अक्सर आप आईवीएफ को डर रहे हो और फिर पेन के बारे में सोचोगे तो और डर लगेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आईवीएफ बहुत पेनफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल लाखों महिलाएं बहुत हंसते खेलते आईवीएफ ट्रीटमेंट ले पाते हैं, इसी वजह से क्योंकि अभी नए जो इंजेक्शंस है ये बहुत कम मात्रा में पेनफुल है, और इसकी वजह से पेशेंट आराम से अपना रेगुलर वर्क करते करते, काम करते करते आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है, वो है कि क्या आईवीएफ से हमेशा ट्विन्स ही पैदा होंगे, जुड़वा ही पैदा होंगे? अभी होता क्या है ना, आप बहुत सारे जुड़वा देखते हो और फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट का नाम सुनते हो तो आपको जो लगेगा वो कुछ हद तक सच है, लेकिन इसका कारण भी आपको समझना चाहिए। जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट में आपके जब एम्ब्रियो ट्रांसफर की बारी आती है और जब एक से ज़्यादा गर्भ डाले जाते हैं यूट्रस में, तो स्वाभाविक रूप से ट्विन्स होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप ट्विन्स नहीं चाहते तो आप आपके आईवीएफ डॉक्टर को बोल सकते हो कि डॉक्टर, मैं ट्विन नहीं चाहती, आप केवल एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कीजिए, जिसे हम कहते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। अगर सिंगल एम्ब्रियो डालेंगे तो ट्विन्स होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो ये ट्विन होने की संभावना के लिए नहीं डरना है।
नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन ये होता है कि डॉक्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हमें क्या खाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आप जो मन में आए खा सकते हो अगर वो हेल्दी है तो। ये ठंडा गरम मीठा या स्पाइसी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई सक्सेस रेट निर्भर नहीं करता। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से टाइम पे खाना खाइए। आप जब तक अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं तब तक आप क्या खा रहे हो इससे आपके आईवीएफ सक्सेस रेट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के ना हम हमारे बॉडी में इतना स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जो स्ट्रेस एक नंबर 1 एनिमी है प्रेग्नेंट रहने के लिए। तो ये स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है। आप जब हेल्दी आपका रूटीन खाना खा रहे हैं तो बस यही काफ़ी है और कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। एक अगला मिसकंसेप्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि डॉक्टर, क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या सीजर ही लगेगा। अब देखिए, कोई प्रेग्नेंट हो रहा है उस वक्त कैसे कोई बता पाएगा कि उस पेशेंट का नॉर्मल होगा या सीजर होगा। ये ज़रूर है कि आप बहुत बार देखते हो कि किसी पेशेंट का जिसका आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है उनके कई कई बार सी सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, बराबर है ना। इसका कारण अलग है। इसका कारण ये है कि ऐसे कई सारे कपल्स होते हैं जिनको 10-10, 15-15 साल बच्चे पैदा नहीं हुए। ऐसे वक्त डॉक्टर और पेशेंट दोनों चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो एक अंतिम समय पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस या डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं वो नहीं चाहिए, हमें सेफली बेबी डिलीवर करना है। इसकी वजह से बहुत बार सी सेक्शन किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर पेशेंट का सी सेक्शन ही होगा। अगर आप यंग हो और आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल सोचने का ज़रूरत नहीं है कि आईवीएफ हुआ मतलब अभी सी सेक्शन ही लगेगा। तो ये थी कुछ गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शन जिसको मैं आज एड्रेस करना चाहता था। इसके अलावा भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पेशेंट्स के मन में, लेकिन स्वाभाविक रूप से कॉमनली पेशेंट्स को अक्सर ये सवाल बहुत सताते हैं जिसकी वजह से उनके मन में बहुत स्ट्रेस पैदा होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट या इसके बारे में और भी आपके कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।